Okay, so we read about rational agent and other terminologies relevant to agent. Now, इससे रिलेटेड तीन चीज़ें हैं, ठीक है। नॉर्मली रैशनैलिटी में और उसमें confusion आ जाती है. One is omniscience, the other one is learning, and then autonomy. Okay, what exactly is omniscient? So an omniscient agent knows what the actual outcome of its action and can act accordingly. Rather, rationality maximize expected performance, while omniscience maximize actual performance. इसकी एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं omniscience की कि for example you are crossing a road, okay, and it doesn't have idea और ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है आपके ऊपर और आप रास्ता मर जाते हैं ना, वो चीज़ आपके जहन में नहीं थी. लेकिन if you consider, I mean if you claim that the agent is omniscient, तो उसको उसकी भी खबर होनी चाहिए थी. हालांकि वो तो कहीं मतलब there is uncertainty and you're not clear about those things which are not in your senses, I mean which are not in the circle of your senses. तो ऐसा एजेंट जो कि इस तरह के जो हैपनिंग्स है उनको भी कैलकुलेट कर सकता है या उनको भी परसीव कर सकता है, तो उसको उस टाइप एजेंट को हम कहते हैं कि ये ऑमनिसेंट एजेंट है. लेकिन रैशनल एजेंट, जब हम रैशनैलिटी की डिफिनीशन डिज़ाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्लियर लिखा था कि गिवन एवरी मतलब एनीथिंग that the agent should do must be right thing based on the information or knowledge it has. तो ये तो उसकी नॉलेज में शामिल नहीं था, ये जो ऊपर से चीज़ गिरी है तो अचानक हुई थी. तो उस केस रैशनल एजेंट के लिए उस चीज़ की खबर रखना या उसको खबर होना वो ज़रूरी नहीं है. तो अगर इस तरह कुछ हो, तो इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये एजेंट जो है रैशनल है. दिस एजेंट वाज रैशनल बिकॉज इट वाज डूइंग द बेस्ट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इट्स नॉलेज. इसे देखा था कि इधर भी कोई चीज़ नहीं है, इधर भी कोई चीज़ नहीं है रोड पे, तो ये क्रॉस कर रहा था. लेकिन चीज़ ऊपर से आई है, ठीक है, जिसको पहले नहीं दिखी, अचानक लेट्स से आसमानी बिजली गिरी है, फिर आप वो तो इसकी नॉलेज में था ही नहीं. तो उसकी वजह से हम इसकी रैशनैलिटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि दिस एजेंट इज़ नॉट रैशनल, दिस एजेंट इज़ रैशनल. अगर ऐसे एजेंट्स हैं जिसको उस चीज़ की भी खबर होती तो फिर हम उसको कहेंगे ये न सिर्फ रैशनल एजेंट है बल्कि ये omniscient है, ठीक है. तो omniscient इज़ डिफरेंट थिंग एंड रैशनलिटी इज़ डिफरेंट. ओके, द रेशनल चॉइस डिपेंड्स ओनली ऑन द परसिव्ड सीक्वेंस टू डेट. इस डेट तक जो आपको परसिव्ड सीक्वेंस मिला है उस पे रैशनैलिटी डिपेंडेंट है. Doing action in order to modify future percepts, sometimes called information gathering. ठीक है. अच्छा, तो जैसे एक्सप्लोरेशन हो गया या ऐसे एक्शंस करना जिनसे आपके फ्यूचर के जो परसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो मॉडिफाई हो सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. आप इंफॉर्मेशन आप लर्निंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और ये इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रैशनैलिटी. ठीक है. Example here, example of information gathering is provided by the exploration of the environment by the agent. A rational agent not only gather information but also learn as much as possible from what it perceives.
तो अब रेशनल एजेंट की जो डेफिनेशन पहले थी उसमें और चीज़ें भी ऐड हो गई कि वो कैलकुलेटेड एक्सप्लोरेशन भी करेगा, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिले उसे लर्न भी करेगा, और उस लर्निंग के बाद जो है वो जो प्रीवियस फंक्शंस है एजेंट फंक्शन उसको अपडेट भी करेगा। तो अगर वो ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो लर्निंग भी कर रहा है, और जैसे ही वो खुद से लर्निंग शुरू हो जाए करेगा और अपने एक्शंस को मॉडिफाई करेगा, या जो इसका एजेंट फंक्शन है वो मॉडिफाई करेगा, तो फिर ये जो रेशनल एजेंट है ये किस तरफ जा रहा है, ये ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये ऑटोनोमस हो जाएगा ये एजेंट, फिर उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी कि इसको चीज़ें फीड करें और उसको समझाएं। सो नाउ दिस इज़ क्लियर दैट व्हाट रेशनैलिटी इज़, what omniscience is, and what is learning, and what is autonomy. So the rational agent must learn things, and it must try to push itself towards autonomy. Okay. So a rational agent should be autonomous. It should learn what it can to compensate for partial or incorrect prior knowledge. So जैसे ही एक्सप्लेनेशन करता है, लर्निंग करता है, जो प्रीवियस नॉलेज इसमें कमियां होती हैं, ठीक है, उसको अपडेट करेगा। आफ्टर सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, द बिहेवियर ऑफ रैशनल एजेंट कैन बिकम इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रायर नॉलेज, ठीक है। तो वो प्रायर नॉलेज को अपडेट करके करके वो प्रायर नॉलेज जो है वो जो जिसके पास पहले से था या जिसको दिया गया था बाय ह्यूमन, तो वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। फिर वो अपना जो उसने नॉलेज प्रोड्यूस किया है वो इतना इनफ हो जाता है कि वो उससे डिसीजन ले सकता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लर्निंग अलाउस वन टू डिज़ाइन अ सिंगल रैशनल एजेंट दैट विल सक्सीड इन अ वास्ट वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो अगर ये लर्निंग की एबिलिटी आ जाती है किसी एजेंट में, तो फिर आप एक ही एजेंट डिज़ाइन करेंगे और आप उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में यूज़ कर सकेंगे, क्यों उसमें लर्निंग की एबिलिटी आ गई है ना, तो वो एक इन्वायरमेंट में लर्न की गई चीज़ें दूसरे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकता है या यूज़ कर सकता है। सो नाउ ये एक बेस्ट जो है आउटकम हो सकता है लर्निंग एजेंट। ओके, ये तो एजेंट के बारे में था, ठीक है। तो एजेंट रेशनल लर्निंग लर्निंग एजेंट हो सकता है, और वो फिर एंड में जाके यही रैशनल एजेंट जो है वो फिर ऑटोनोमस एजेंट बन जाता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिन इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करता है एजेंट, उस इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, so nature of environments. Specifying the task environment is always the first step in designing agent. और जब एजेंट डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले, जिस तरह हमने क्यूब क्लीनर की एग्जांपल देखी, तो सबसे पहले उस आप स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस इन्वायरमेंट में चलेगा। टास्क इन्वायरमेंट्स आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स टू विच रैशनल एजेंट आर द सोल्यूशन। तो ये जो इन्वायरमेंट आप देखते हैं, जैसे इससे पहले हमने वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल देखी, तो उस एग्जांपल में जो हमें इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट में डस्ट या डर्ट था, तो उस डर्ट को क्लीन करना, ठीक है, हमें जो इन्वायरमेंट बेसिकली वो डर्टी इन्वायरमेंट उसको क्लीन करना, ये काम था उसका एजेंट का। सो बेसिकली जो इन्वायरमेंट हमें होता है वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसके लिए हम एजेंट डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एजेंट उस प्रॉब्लम का सलूशन दे। तो इन प्रीवियस एग्जांपल द डर्टी इन्वायरमेंट वाज basically the problem, and we have designed an agent that was vacuum cleaner, and that was solution to that dirty world to make it clean.
initially we need to specify the performance measure, the environment, and the agents, actuator, and sensor. So these things should be specified before going to design an agent. All these are grouped under the heading of the task environment. So all these things can be considered as part of a. तो इन सब को कलेक्टिवली इन्वायरमेंट कहते हैं, टास्क इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक एक्रोनिम इसके लिए बना दिया, उसको कहते हैं PEAS, ठीक है। तो दैट इज P फॉर परफॉर्मेंस, E फॉर इन्वायरमेंट, A for actuators and S for sensors. तो अभी चंद एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हम PEAS किसी भी इन्वायरमेंट को हम PEAS में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ टैक्सी ड्राइवर। सो टैक्सी ड्राइवर की परफॉर्मेंस मेजर, अगर हमने कोई ऑटोमेटेड टैक्सी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर्स और परफॉर्मेंस मेजर क्या होंगे। सो परफॉर्मेंस मेजर जिस पे हम देख सकते हैं क्या है वो, अगर वो परफॉर्मेंस मेजर्स को कम्पीट कर रहा है तो फिर वो रैशनल एजेंट होगा। तो वो कि वो सेफ ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल, लीगल, कंफर्टेबल ट्रिप, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, आई मीन कम पेट्रोल खर्च हो, ठीक है, गाड़ी का नुकसान कम हो, तो ये सारी चीज़ें ये उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए टूल्स हैं या स्केल हैं, ठीक है। उसकी इन्वायरमेंट क्या होगी, रोड पे जाएगा, दूसरे व्हीकल्स वगैरह भी आ सकते हैं और पेडेस्ट्रियंस भी आ सकती हैं और कस्टमर्स वगैरह। एक्चुएटर्स क्या है, स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, सिग्नल है, हॉर्न है और डिस्प्ले। और सेंसर्स कैमरा है, सोनार है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, GPS इंजन, इंजन सेंसर्स कीबोर्ड और एक्सीलरेटर जो है ये सेंसर। तो इस तरह आपको जब भी कोई एजेंट की, अगर आप लेट से एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ें देखनी है। ओके, MDS मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम के लिए अगर हम PES डिज़ाइन करें तो जो परफॉर्मेंस मेजर है वो हेल्दी पेशेंट है, मिनिमाइज कॉस्ट है और लॉसूट्स है। इन्वायरमेंट पेशेंट है, हॉस्पिटल है, स्टाफ है, एक्चुएटर्स है, डिस्प्ले क्वेश्चंस, टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, रेफरल्स, ये एक्चुएटर्स है। सेंसर जो है कीबोर्ड, एंट्री ऑफ सिम्टम्स, फाइंडिंग्स, पेशेंट्स, आंसर्स, तो वो सेंसर है जो कि इस पर हम इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस एक्चुएटर्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं या रिएक्ट करते हैं ऑन दी इन्वायरमेंट, एंड दिस कुड बी योर इन्वायरमेंट। अच्छा, जो तीसरी एग्जांपल हो सकती, वो एग्जांपल है मशरूम पिकिंग रोबोट, ठीक है। तो ये भी उसका इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस में ये क्या हो सकता है, परसेंटेज ऑफ गुड मशरूम्स इन करेक्ट बिन्स। तो बेस्ड ऑन दी क्वालिटी ऑफ या स्टेट ऑफ दी मशरूम, कुछ बिन्स रखे होते हैं कि अच्छे वाले मशरूम इसमें डालने हैं, थोड़े से कम अच्छे इसमें डालने हैं और बिल्कुल ख़राब इसमें डालने हैं, ठीक है। तो गुड मशरूम्स करेक्ट बिन्स में, अगर हमारा काम ये कि हम अच्छे मशरूम्स अलहदा कर लेना, तो अगर जो बिन अच्छे मशरूम के लेकर उसमें अच्छे मशरूम्स डाले गए हैं और बेकार मशरूम बेकार वाले में डाले गए हैं, तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट की टूल हो सकती है। इन्वायरमेंट है जो है वो कन्वेयर बेल्ट है जिसमें मशरूम जा रहे होते हैं। एक्चुएटर जॉइंटेड आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है, जो आपको तस्वीर नज़र आ रहा है। और सेंसर जो है वो कैमरा, जॉइंट एंगल सेंसर्स, ठीक है। तो ये वो सेंसर्स है जिसपे
हम इनपुट लेते हैं या फीडबैक लेते हैं या परसीव करते हैं इन्वायरमेंट को। ओके जी, तो अब जो टास्क इन्वायरमेंट है इसके जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज़ से ही टास्क इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। सो द इन्वायरमेंट, द टास्क इन्वायरमेंट में बी फुली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। कैसे? An agent sensors give it access to the complete state of the environment at each point in time. अगर जो सेंसर एजेंट के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, उसको हर हाल में थ्रू इट्स लाइफ जो एनवायरनमेंट का हर एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, तब हम कहें कि ना ये एनवायरनमेंट जो है ये फुली ऑब्जर्वेबल है। अगर नहीं है तो फिर ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स अभी आगे आती है। दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। अच्छा, ये चलिए इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, जैसे ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर पर एग्जांपल दी ना, तो उसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। उस कैमरा में लेट से ऊपर से एक चीज़ गिर गई गाड़ी के ऊपर, आसमान से कोई आसमानी बिजली गिरी, तो अब ये चीज़ तो सेंसर्स के ज़रिए उस कैमरे के सेंसर के ज़रिए ऊपर वो परसीव नहीं कर सकता था, ठीक है। दैट वाज लाइक ऑल सडन। तो हम कहेंगे अब टैक्सी ड्राइवर जो जा रहा है वो जिस इन्वायरमेंट में जा रहा है वो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसके मुकाबले में वो पार्शली ऑब्जर्वेबल। इसके मुकाबले में देखें कि आप लूडो खेल रहे हैं ना, और लूडो में आपने मूव करना है, क्या कहते हैं उसको, स्लॉट्स के ऊपर आपने मूव करना है उन इस टोकन जिसे कहते हैं। लूडो एक डाइस होता है इसको आप रोल करते हैं और एक टोकन होते हैं, ठीक है। तो वो टोकन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, तो वो पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो वो लूडो वाला गेम जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। और जो हमने ऑटोमेटेड टैक्सी कार की बात की वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ओके। एक है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा है स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट डिटर्मिन्ड बाय करंट स्टेट इन द एजेंट्स एक्शन। तो करंट स्टेट में एजेंट जो एक्शन लेता है उससे नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस होता है या नेक्स्ट स्टेट जो है वो यही डिटर्मिन करता है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये आपकी इन्वायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक है। टैक्सी ड्राइवर इज क्लियरली स्टोकेस्टिक इन दिस सेंस। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इन्वायरमेंट स्टोकेस्टिक है, बिकॉज वन कैन नेवर प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ट्रैफिक एग्जैक्टली। तो नए स्टेट पे लेट से आपके सामने एक गाड़ी जो है उसने ब्रेक लगाया होगा, तो गाड़ी का ब्रेक दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट है जिसमें नया स्टेट जो आपके सामने आ रहा है वो सिर्फ आपके एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है या आपके एक्शंस डिटरमिन नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेट सोनली आपके एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है देन दैट इज डिटरमिनिस्टिक। एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। Agent's experience is divided into atomic episodes. Choice of action in each episode depends only on the episode itself. Chess and taxi driving are sequential. Okay, अगर आप let's say जो एक्सपीरियंस या जो स्टेट्स हैं वो एपिसोडिक ऐसे हैं कि मैं एग्जांपल दूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जो हमने मशरूम की एग्जांपल देखी थी ना, उसमें एक मशरूम सामने आया, ठीक है। उस मशरूम को आपने उठाना है और बिन में डालना है, ये एक एपिसोड हो गया। दूसरा है, दूसरा उठा के किसी और
बिन में, तीसरा किसी और बिन में। तो काम एपिसोड्स में हो रहा है। और एपिसोडिक की ये बात है कि अगर आपने एक एपिसोड में कोई काम किया तो वो काम किसी दूसरे एपिसोड या जो नया एपिसोड आएगा, मतलब इस काम का उस एपिसोड में किसी काम पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, लेकिन एपिसोड्स आर इंडिपेंडेंट and the tasks are performed in episodes, so then we can say this is not sequential, this is episodic। लेकिन sequential में होता है कि sequential में एक steps जो है, एक step, ठीक है, वो next step determine करता है और next step जो है वो इस previous step के ऊपर dependent होता है। जैसे चेस जो है वो अगर आपने एक चाल गलत चली तो फिर सारा गेम आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मिशन कह लें या वट एवर, या नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी प्रीवियस स्ट्रेटजी। इस तरह टैक्सी ड्राइवर आपने अगर राइट टर्न ले लिया है तो आगे आप गोल पे पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे या नहीं, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर दिस एक्शन। सो दैट्स वाई चेस एंड टैक्सी ड्राइवर प्रॉब्लम्स आर सिक्वेंशियल। ओके, एक और है, उसे कहते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। द इन्वायरमेंट इज अनचेंज वाइल एन एजेंट इज डिलिबरेटिंग। अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं या डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं, उस दौरान अगर इन्वायरमेंट स्टैटिक रहता है या चेंज नहीं होता, फिर हम ये कि स्टैटिक इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप जो आप सोच रहे हैं तब भी इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है तो फिर उसको हम डायनेमिक इन्वायरमेंट कहते हैं, और फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। सेमी डायनेमिक इफ द इन्वायरमेंट इटसेल्फ डजंट चेंज विद। अच्छा, फिर एक तीसरी चीज़ है वो सेमी डायनेमिक है। उसमें यह है कि द इन्वायरमेंट इटसेल्फ डजंट चेंज विद द टाइम बट द एजेंट्स परफॉर्मेंस स्कोर डज। चेस व्हेन प्लेड विद अ क्लॉक इज सेमी। तो अगर आप चेस खेल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो इन्वायरमेंट तो जब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप प्लानिंग करें आप अपना टर्न कर लें तो दूसरे बंदे की टर्न आएगी ना। लेकिन जब आप वो ज़रा सोच रहे हैं तो वो क्लॉक जो है वो आपका जो टाइम है वो कम हो रहा है, जिससे आपका स्कोर जो है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चेस विदाउट क्लॉक इज स्टैटिक, बट चेस विद क्लॉक इज सेमी डायनामिक। और जब आप सोच रहे हैं तो इन्वायरमेंट नहीं हो रहा चेंज, लेकिन अगर लेट्स से आपने ज़रा टाइम ले लिया तो आपकी बारी चली जाएगी, फिर दूसरे बंदे की बारी आती है तो आपका स्कोर अफेक्ट हो सकता है। ओके, द इन्वायरमेंट कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी continuous। ठीक है, सो अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लियरली डिफाइंड परसेप्ट्स इन एक्शन। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है, तो फिर वो डिस्क्रीट है। अगर बहुत सारे परसेप्ट्स और एक्शंस हैं तो फिर वो कंटिन्यूस हो। जैसे ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर वाला जो एग्जांपल, उसमें आपके जो एक्शंस हैं वो तो कंटिन्यूस, आपकी स्टीयरिंग जो है वो 360 डिग्री में किसी भी डिग्री पे मूव हो सकता है या रोटेट हो सकता है। सो नाउ योर एक्शंस आर नॉट डिस्क्रीट, दैट इज कंटिन्यूस। और चेस है उसमें या लूडो है उसमें जो टोकन्स है वो आगे पीछे लेफ्ट राइट पे भी छाप जा सकते हैं। सो दैट इज डिस्क्रीट एंड द ऑटोमेटिक ड्राइवर that example was continuous. Single agent versus multi-agent. So if there is only the single agent is performing or operating in the environment, then we can say that this is a single agent environment. If there are other agents in the environment, then the problems become the problem becomes a problem of multi-agent environment. तो वो फिर कम्पिटिटिव भी हो सकता है, वो कोऑपरेटिव भी हो सकता है। कम्पिटिटिव होता है कि जो बाकी एजेंट्स हैं आप वो आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं।
या अगर वो पॉजिटिवली करें तो फिर वो कोऑपरेटिव हो जाती है। ओके, एक चीज़ हमने इधर मिस की थी, विद if the environment is deterministic except for the actions of other agents, then the environment is strategic. अच्छा, ये डिटर्मिनिस्टिक का हमने ये कहा था कि अ, अगर नेक्स्ट स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड है तो फिर वो डिटर्मिनिस्टिक है, अगर नहीं है तो फिर वो स्टोकेस्टिक है। अच्छा, तो अगर ओवरऑल बाकी इन्वायरमेंट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, वो आपके एक्शंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन उसमें ये अलाउ है कि जो जैसे अगर मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट है तो उसमें ये अलाउ है कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो न सिर्फ आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड हो बल्कि जो बाकी एजेंट्स हैं उनके एक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट हो, तो फिर हम कहेंगे अब ये स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनिस्टिक के अंदर फिर ये स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट्स की टास्क इन्वायरमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं फिर देखते हैं कि वो किस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है। सो क्रॉस वर्ड पजल, दिस इज़ काइंड ऑफ गेम जहाँ पे आप वर्ड्स बनाते हैं। तो उसके आपको एक पेपर, उसके ऊपर सेल्स दिए गए होते हैं, तो वो आप पूरा आपको नज़र आ रहा होता है, पूरा भी कंट्रोल में होता है, तो दैट्स वाई हम थे कि ये ऑब्जर्वेबल है। डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि हर नेक्स्ट एक्शन जो है आपके सिर्फ आपके एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सीक्वेंशियल है, ठीक है। करंट जो एपिसोड्स में नहीं होता, करंट जो एक्शन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन करंट एक्शन पे डिपेंडेंट होता है। यस, स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। स्टैटिक की डिफिनीशन हमने देखी कि जब आप सोच रहे होते हैं तो डिलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम डिलिब्रेशन के टाइम पे चेंज दिया था। जी, डिस्क्रीट है, लिमिटेड एक्शंस हैं, राइट लेफ्ट कॉलम और रो में आपने राइटिंग करनी होती है डिस्क्रीट एक्शन। सिंगल आप ही कह रहे थे एजेंट, सिंगल एजेंट में पड़ता है। चेस विद क्लॉक, तो आप चेस खेल रहे हैं दूसरे बंदे के साथ और टाइम भी लगा। ऑब्जर्वेबल है इन्वायरमेंट पूरा आपके सामने, टोकन्स और चेस जो बोर्ड है आपके सामने पड़ा होता है, ठीक है, इट इज़ फुली ऑब्जर्वेबल। डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर स्ट्रेटेजिक है क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट स्टेट है वो न सिर्फ आप बल्कि जो दूसरा एजेंट है उसके एक्शंस पर डिपेंड होता है। ये सिक्वेंशियल है, एवरी नेक्स्ट कमिंग स्टेट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी प्रीवियस एक्शन एक्सेट्रा। स्टैटिक है, yes, it is सेमी स्टैटिक। तो सेमी स्टैटिक क्यों है, तो ये हमने देखा था कि ठीक है जब आप सोच रहे हैं तो उस टाइम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो स्टैटिक। लेकिन साथ में टाइम पास हो रहा है, आप सोच रहे टाइम पे, तो हो सकता है कि टाइम कंप्लीट हो और आपका जो टर्न है वो चली जाए, दूसरे को मिल जाए, तो आपके स्कोर के ऊपर असर पड़ सकता है। सो द इन्वायरमेंट इज़ नॉट फुली स्टैटिक, इट इज़ सेमी स्टैटिक।
देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप सोच रहे हो उसके हम आपका टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है। इट इज़ हियर देयर इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस, सो इट इज़ डिस्क्रीट मल्टी एजेंट बिकॉज इन चेस यू मस्ट हैव एन ओपोनेंट। टैक्सी ड्राइवर पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ये हमने देखा नहीं। स्टोकेस्टिक जी सिर्फ आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। नो एपिसोडिक सिक्वेंशियल, यस ये भी हमने देखा। फुली डायनामिक, ठीक है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप प्लान बना रहे हो एनवायरमेंट चेंज हो। डिस्क्रीट नो कॉन्टीन्यूस, ठीक है, वो स्टेयरिंग की एंगल्स की बात नहीं। एजेंट्स मल्टी, देयर मस्ट बी अदर टैक्सीज एज वेल। मशरूम पिकिंग पार्शली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, पूरा जो कन्वीनर बेल्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। इज इट डिटर्मिनिस्टिक? ओके, इन डिटर्मिनिस्टिक की जो तो मशरूम पिकिंग जो है वो डिटर्मिनिस्टिक इसलिए नहीं है कि नेक्स्ट एक्शन आपके करंट एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमने मशरूम उठा लिया, दूसरा मशरूम आया, क्या पता मशरूम आए ही ना, बेल्ट खाली हो जाए, बेल्ट जो है वो पट जाए, कट जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर करंट एक्शन, दैट्स व्हाई दैट इज़ स्टोकेस्टिक। एपिसोडिक, यस एपिसोडिक एक हो गया, तो दूसरा जो दूसरा अपने मशरूम उठाना है वो करंट उठाए हुए मशरूम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डायनेमिक, ठीक है, जब आप सोच रहे हैं लेट्स प्लेइंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि मशरूम आगे चला जाए। डिस्क्रीट नो कॉन्टीन्यूस, ठीक है, क्योंकि एंकल्स हैं, कितना नीचे जाना है, मशरूम सॉरी वो जो हैंड है पिकर है, यस सिंगल एजेंट, दैट्स इट। द एनवायरनमेंट टाइप लार्जली डिटरमिन्स द एजेंट डिज़ाइन, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही डिज़ाइन किया जाएगा एजेंट को। द रियल वर्ल्ड इज़ ऑफ कोर्स पार्शियली ऑब्जर्वेबल, स्टोकेस्टिक, सिक्वेंशियल, डायनेमिक, कंटिन्यूस, मल्टी एजेंट। तो रियल वर्ल्ड की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। सो ये इन्वायरमेंट के बारे में था, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करती हैं।